सो तीनों होम्योस्टेसिस में हम जो है वो दो पढ़ चुके हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, पिछले लेक्चर्स में। तो थर्मो रेगुलेशन जो है वो अब हमारा तीसरा पार्ट है। और जो थर्मो रेगुलेशन है, देखिए हमारी बुक में जब भी कोई पैटर्न फॉलो होता है, किसी भी बुक में जो पैटर्न फॉलो होता है, जब इंफॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज दिया जाता है, तो उसके लिए हम बायोलॉजी में ये पैटर्न फॉलो करते हैं कि हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये बोथ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को डिस्कस करने में हमें अच्छे तरीके से पता है, पिछले जितने हमने आर्टिकल पढ़े हैं उन सब में हमने प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन भी प्लांट्स में पढ़ी है, हमने ऑस्मो रेगुलेशन भी पहले प्लांट्स में पढ़ी, बाद में एनिमल्स में पढ़ी। उसके बाद अभी थर्मो रेगुलेशन है, इसमें भी पहले प्लांट्स हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक और फिर एनिमल्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले एनिमल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स। अब ये इसकी वजह क्या है? इसकी कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ ये है कि ये जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको जरा हम पहले पढ़ लेते हैं। जरा मजे का आर्टिकल है। देखिए सबसे पहली बात, इस पूरे आर्टिकल का एक थीम है, उस थीम को सबसे पहले डिजाइन कर लें। आपने जो है वो होम्योस्टेसिस स्टार्ट से पढ़ी हुई है। इस होम्योस्टेसिस में दो चीजें जो हैं उनके दरमियान एक कशमकश जारी है, दो चीजों के दरमियान एक राइज और फॉल चल रहा है, और वो क्या है? गेन एंड लॉस, मेंटेनेंस ऑफ गेन एंड लॉस। आप जरा गौर करें, होम्योस्टेसिस के डेफिनेशन के ऊपर अगर आप गौर करते हैं तो ये मेंटेनेंस ऑफ गेन एंड लॉस है। मतलब क्या है कि मैं कुछ गेन करता हूं और अगर इजाफी गेन कर लेता हूं तो मैं क्या करता हूं? फिर उसको लूज कर देता हूं। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स ने वो प्लांट्स और एनिमल्स में किसके हवाले से हुआ? सोल्यूट और वाटर के हवाले से हुआ। और बिल्कुल ऐसे ही हम जो है वो एक्सक्रीशन के हवाले से हमने कुछ चीजें जो है वो इस हवाले से पढ़ी थी। और थर्मो रेगुलेशन में भी आपको जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस वर्ड का एटलीस्ट आपको मतलब बताने की जरूरत है, इतने बड़े बच्चे आप हैं कि आपको इसका मतलब पता हो थर्मल और रेगुलेशन का। सो जब हीट के गेन और लॉस के दरमियान में एक सिलसिला चलता है, एक राइज एंड फॉल होता है हीट के गेन और लॉस में, तो उसको आप कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। इसका मतलब है हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दो चीजों से गुजरेगा। नंबर वन, हाउ इट गेन्स हीट। नंबर टू, हाउ मच इट प्रोटेक्ट्स इट्स हीट। हाउ मच हीट शुड बी लॉस्ट। ये आपके जो आर्टिकल हैं ये आगे इन्हीं तीन जो हैं वो क्वेश्चंस के गिर्द घूम रहे हैं कि जो कितनी हीट है जो लूज करनी चाहिए, कितनी हीट एक ऑर्गेनिज्म को गेन करनी चाहिए, कितनी देर में करनी चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी हीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है। ये वो चीजें हैं जो हमने किसमें पढ़नी है? थर्मो रेगुलेशन में। वो चाहे प्लांट्स हो, वो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। और एक और चीज जो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं प्लांट्स में भी, वो क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज एबल टू लिव in its environment with suitable adaptation। हर ऑर्गेनिज्म अपनी सुटेबल एडेप्टेशन जब तक उसके पास नहीं है तब तक वो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रहने के काबिल नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके अंदर वो अडेप्टेशन होंगी जो डेजर्ट इन्वायरमेंट में रिक्वायर्ड है। इसी तरह कुछ मॉडरेट इन्वायरमेंट्स हैं और कुछ हम कहते हैं जैसे कुछ होते हैं एरिड इन्वायरमेंट। एरिड होते हैं जो डेजर्ट के बाद जरा इनमें बारिशें वगैरह भी होती हैं लेकिन खुश्क इन्वायरमेंट होते हैं। फिर मॉडरेट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के इन्वायरमेंट जो हैं हर ऑर्गेनिज्म के पास अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्टेशंस मौजूद होंगी। ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म गेन्स हीट। जी कोई बताएगा? पहला सवाल हम जो है वो तवज्जो से जरा समझ लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म हीट गेन कैसे करता है। जवाब सोचिए। की हो गया? किधर है वाम?
जाग रहे हो? हीट गेन कैसे होती है? वैस भाई क्लास भी हो रही है। शुएब क्या हुआ? नहीं कोई नहीं, गेस गर्ल्स। माशाल्लाह आज तो अच्छी खासी हाजिरी है, गर्ल्स में से भी कोई नहीं बोल रहा। सहर, मरियम, आदिया, लैला फिर बोल देती थी, आयशा का आंसर आ जाता था, फातिमा, कौन रह गई, मायरा, मरियम, किधर हैं भाई सारे? अच्छा जी, मैसेज आया है जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। इसमें एक्सरसाइज से ज्यादा बेटर वर्ड जो है वो मेटाबॉलिज्म है, और वो जो है वो किसका आंसर है? आयशा सज्जाद का, मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म जो है वो एक बहुत बेसिक सोर्स ऑफ हीट है, ये बात अपने जहनों में रखिएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्चुअली एंडोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक आपको कोई हीट नहीं देंगे। एंडोथर्मिक जो जितने भी रिएक्शन होंगे मेटाबॉलिज्म में वो हमारे, वो कोई रिएक्शन नहीं, वो ऐसे रिएक्शन नहीं होंगे जो कि हमें हीट प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली कौन से रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म के, वो जो कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं, मतलब जिसमें मॉलिक्यूल टूट रहा है, एटीपी बन रही है, और एटीपी बन के वो हीट की फॉर्म में होती है, अपना डिसिपेट होती है। और इसमें सबसे बड़ा सोर्स जिसमें एटीपी बनती है वो कौन सा है? दैट इज नोन एज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में आप क्या बनाते हैं? एटीपी, जो कि या 32 बनती हैं या 34 बनती हैं जी। सो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हमें हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए मेटाबॉलिज्म हर ऑर्गेनिज्म को उतनी हीट प्रोवाइड नहीं करता कि वो ऑर्गेनिज्म अपने दिन की एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ये जो हाउस फ्लाइज होती है ना, मस्का डोमेस्टिका जिनको कहते हैं, जो आपको घर की दीवारों पर और अक्सर औकात खाने के टाइम पर तंग करती नजर आती हैं, वो जो मक्खियां होती हैं, इनको अगर आप कभी देखें ना सर्दियों में, तो सर्दियों में ये जो मक्खियां होती हैं ये दीवार पर बैठी ऐसे होती हैं कि आप उनको डराएं भी तो वहां से उड़ती नहीं। उसकी वजह क्या होती है? इनकी बॉडी में सफिशिएंट हीट नहीं होती जो ये अपनी बॉडी के मसल्स को दें और परों को फड़फड़ा के उड़ सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुबह उठते ही बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में हीट, मेटाबॉलिक हीट जनरेट नहीं हो रही होती, मतलब उनको बाहर से हीट चाहिए होती है। और बाहर से हीट कौन सी मिल सकती है? बाहर से जनाब हीट मिल सकती है जी, को कोशिश करेगा बताने की? यार इतना इजी सोर्स है, वाइड सोर्स है अल्टीमेट एनर्जी का। सन से। सनलाइट। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, वो सर्दी में भी सुबह उठेंगे ना, थोड़ा सा ठिठरेंगे और उसके बाद अंगड़ाइयां उंगड़ियां लेंगे, ब्लड प्रेशर ठीक होगा, सारा कुछ होगा, ओके जी फाइन, मौसम ठीक हो गया उनकी बॉडी का, वो मेटाबॉलिक हीट जनरेट करके अपनी अपनी सुबह सवेरे की एक्टिविटीज जो हैं उनको चला लेंगे। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करते हैं सही, लेकिन उनको अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म या अपनी बॉडी में एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए बाहर से भी हीट की जरूरत होती है। तो ऐसी हीट फिर कहां से ली जाती है? सनलाइट से। आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सन बेदिंग करते हैं। सन बेदिंग मतलब धूप में बैठते हैं और अपना जो है वो अपने आप को हीट पहुंचाते हैं अपनी बॉडी को। खासतौर पर सर्दियों में, सर्दियों में तो सन बेदिंग हम भी करते हैं, नहीं? हम भी जो है वो सन बेदिंग करते हैं और हम भी बाहर से हीट गेन करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है वो थोड़ी बहुत हीट हमें भी मिल जाए। मैं इसमें एक जो है वो आपको बताता हूँ। ये खास किस्म का एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी ना ये मैं इमेजेस दिखा देता हूँ वरना वीडियो में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखें, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूं लग रहा है योगा कर रहा है। ये देखें, ये ऑर्गेनिज्म एक्चुअली, अब देखें सारा ये वाला नहीं, इसको साइड पे कर देते, ये वाला, ये जो पीछे बैठा हुआ, ये ऑर्गेनिज्म सारी धूप छोड़ के, सारी जगह छोड़ के धूप में बैठा हुआ और बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे योगा कर रहा है बैठ के। इट इज एक्चुअली सन बेदिंग। और ये मैमल है, ये
कोई लोअर ऑर्डर का ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये मैमल है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी बॉडी की हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको बाहर से भी हीट चाहिए होती है। इसी तरह हमें नीड फील होती है। हमें क्या नीड फील होती है कि हम कोई एक्टिविटी अगर नहीं कर रहे होते तो ऐसी सूरत में फिर क्या होता है कि हम घर से निकल के धूप में जाके बैठने को प्रेफर करते हैं, जरा वो हीट गेन जो है वो हम भी करते हैं। तो ऐसा काम हम भी करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि बहरहाल अगर हमें वो एनर्जी बाहर से नहीं भी मिलती, तब भी अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है तो हम हीट उससे भी गेन कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ये नहीं कर सकते। मतलब इनकी टर्म्स में प्रॉपर टर्मिनोलॉजी पे बाद में जाता हूँ, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि जिनको बाहर की हीट भी चाहिए और अपनी बॉडी की भी कुछ ना कुछ हीट जो है ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक तीसरी तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिनको हम कहते हैं कि टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब अगर मैं ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी को चेंज करूं ना तो ये आएगा पार्शली डिपेंडेंट। अब पार्शली डिपेंडेंट में वो भी आ जाती हैं, क्या नाम है, चमगादड़ें जो होती है ना, वो भी आ जाती हैं कि उनको भी थोड़ी बहुत हीट बाहर से भी चाहिए होती है। ये सारा कुछ हम टर्मिनोलॉजीज में बंद करेंगे, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को ओपन करके पढ़ लेते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टोटली बाहर की हीट पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अब जरा ये सुनिएगा, देयर बॉडी हीट चेंजेस एज द एनवायरनमेंट चेंजेस। इनको आप कहते हैं थर्मो कन्फॉर्मर। इनको और ये थर्मो कन्फॉर्मर क्यों है? देखिए, कन्फॉर्मर हर वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। ये मैं शुरू में बिल्कुल बात की थी। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो, साथ ही उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को थर्मो कन्फॉर्मर कहते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। ऐसा ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट तक महदूद रहता है। अब ये इसका जो है वो हम मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले फ्रॉग से। अब फ्रॉग्स जो है वो एक खास सीजन में बाहर आते हैं, जो उनका ब्रीडिंग सीजन भी हो और मुनासिब टेम्परेचर वाला सीजन भी हो, और उस खास सीजन के बाद वो वापस छुप जाते हैं। अब ये क्या फिनोमिना है? ये थर्मो कन्फॉर्मेशन है कि वो रह हमारी जगह पर ही, मतलब हमारे एरियाज में ही रह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कब बाहर निकलते हैं जब उनको सूटेबल, मतलब उनकी बॉडी के बर्दाश्त के काबिल जब टेम्परेचर उनको मिल जाता है वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन इधर बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ वो गायब हो जाते हैं। टेम्परेचर चेंज होने से क्या मुराद है कि उनकी बॉडी की टॉलरेंस से आउट हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहें, अपनी हीट खुद ना प्रोड्यूस करें बल्कि टोटली बाहर पे डिपेंडेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं कन्फॉर्मर्स यानी थर्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे टोटली डिपेंडेंट है, जिनकी हीट बाहर से ही आती है, जो खुद हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको आप कहते हैं थर्मो कन्फॉर्मर्स। अब जो है वो आपको मैं टेक्निकल टर्म्स बताता हूँ जी। टेक्निकल टर्म्स में आप देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म है एंडोथर्म। अब आपको इससे क्या समझ आता है? एंडोथर्म कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? यहाँ क्या बात हो रही है? शुरू से ही मैंने आपको बात बता दी, हीट गेनिंग की, मतलब हीट सोर्स की बात हो रही है ना। तो एंडोथर्म जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? लैला किधर गई? जी बताइएगा। कोई गैस लगाएं, एंडोथर्म कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? हीट सोर्स की बात हो रही है, मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ आपको, हीट सोर्स की बात हो रही है। नो गैस? तो बहादुरी दिखा दो सैब। हाँ हाँ, सही है भाई। एंडोथर्म्स वो ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म का जो हीट सोर्स है वो उनका इंटरनल मेटाबॉलिज्म हो। मतलब ये कि दे डू नॉट नीड एक्सटर्नल हीट फॉर देयर बॉडीली एक्टिविटीज। अपनी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए इनको
जरूरत नहीं है बाहर की हीट की, उनकी बॉडी की अपनी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अपनी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वही इनफ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे एक्टोथर्म। एक्टोथर्म वो जी, अब आप लोगों को एक्टोथर्म का पता लग जाना चाहिए, तो अब कोई जो है वो गैस लगाएं एक्टोथर्म का क्या क्या मतलब हो सकता है। एक्टोथर्म कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? जिनको एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है अपनी बॉडी के लिए, जिनकी अपनी बॉडी में या तो हीट बनती नहीं है, या एक बात ध्यान में रखें बच्चे, मेटाबॉलिज्म हर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। इनके बारे में एक और बात ध्यान में रखें, दे डू नॉट हैव प्रोटेक्टिव layers to keep their heat inside the body। हम क्या करते हैं जरा सोचें, हम आमतौर पे क्या करते हैं, जब हमें ये खदशा होता है सर्दी में, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, जब सर्दी में हमें ये खदशा होता है कि हमारी बॉडी की हीट जो है वो बाहर डिसिपेट हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम अपना खून स्किन में से कम कर देते हैं। स्किन में से क्यों कम करेंगे? क्योंकि ब्लड जब स्किन में आएगा तो वो हीट लॉस करेगा, और हमारी पूरी बॉडी के सेल अपनी हीट उठा के पता किसको देते हैं? ब्लड को। अब अगर वो ब्लड आ गया स्किन की तरफ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्किन से हीट डिसिपेट हो जाएगी, ये नहीं होने देना। हम फिर क्या करते हैं सर्दियों में, हम स्किन में ज्यादा ब्लड नहीं आने देते, हम स्किन से ब्लड ज्यादातर कहां ले जाते हैं? अपने विसरल ऑर्गन में। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल ये जो टर्मिनल ऑर्गन है ना हमारे, हाथ और पैर वगैरह, टांगे वगैरह, इनसे निकाल के हीट को हम ले आते हैं इस पोर्शन, ये जो एक्सियल पोर्शन है हमारी बॉडी का, जो स्ट्रेट एक्सिस है, इसमें ले आते हैं। अब ये एक हमारी स्ट्रेटजी है। फिर दूसरे नंबर पे मैमल्स के पास एक और स्ट्रेटजी क्या होती है? बॉडी हेयर है। बॉडी हेयर है, अब आपको पता है गूज बम्प बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है हीट लॉस से बचने की। ठीक है, अब बॉडी हेयर जो है वो ब्लैंकेट ऑफ हीट है, तो वो भी एक सोर्स है। फिर फैट लेयर, ये तो खैर ह्यूमन में कम है, बाकियों में काफी ज्यादा है फैट लेयर, और बहुत से ऑर्गेनिज्म में तो इतनी इतनी मोटी फैट की लेयर होती है जो कि उनकी हीट को, मेटाबॉलिक हीट को बाहर जाने से रोकती है। अब देखिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या नहीं है, इन ऑर्गेनिजम्स के पास प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं है, विच इज अ मेजर प्रॉब्लम। अगर प्रोटेक्टिव लेयर होती तो ये ऑर्गेनिज्म भी एंडोथर्म में शुमार होते। क्यों? इनकी बॉडी से, बच्चे ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो और वो बॉडी से बाहर निकल जाए, तो फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को हीट अप रखने के लिए अंदर के मेटाबॉलिज्म पर नहीं बल्कि बाहर के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करना शुरू कर देता है। बाहर के मेटाबॉलिज्म नहीं, सॉरी, बाहर की हीट पर डिपेंड करना शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वंस अगेन फ्रॉग की एग्जांपल दे देते हैं। फ्रॉग की एग्जांपल में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रॉग ने मेटाबॉलिज्म किया, हीट प्रोड्यूस हुई, अब वो हीट उसकी बॉडी से निकल गई। बॉडी से हीट कब निकलेगी जरा बताइए? एक तो हमने कहा ना प्रोटेक्टिव लेयर ना हो तो हीट निकलेगी, लेकिन बाहर कौन से हालात चाहिए कि बॉडी से हीट बाहर निकल जाए? बाहर का टेम्परेचर लेस हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट आंसर है। बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो। जब बाहर टेम्परेचर कम होगा, बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और आपकी बॉडी के नीचे कोई प्रोटेक्टिव लेयर भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? बॉडी से निकली हुई सारी हीट गायब हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। तो ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी मजबूरी है कि भाई अगर इनके पास सोर्स नहीं है हीट को बॉडी में रखने का, तो फिर क्या करते हैं ये ऑर्गेनिज्म बाहर से हीट ले लेते हैं, या तो ये बाहर से हीट लेते हैं, या फिर ये ऐसे मौसम में बाहर निकलते हैं जब हीट डिसिपेशन का मसला ही ना हो। फ्रॉग आपको कब नजर आता है? सर्दी में कहीं फ्रॉग नजर आता है आपको? क्यों नहीं नजर आता? उसकी वजह यही है कि उन दिनों में बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सारी जाया हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि फ्रॉग्स ऐसे मौसम में बाहर निकलेंगे जिस मौसम में उनकी बॉडी से हीट डिसिपेट होने का खदशा ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, और नंबर 2 देयर हीट सोर्स इज एक्सटर्नल। इनका हीट सोर्स जो है वो एक्सटर्नल है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर भी मार्क कर देता हूं, ये तो एनिमल्स आ गए। हाँ ये देखिएगा, ये देखिए
According to this, animals that generate their body heat through heat production as byproduct during metabolism are endotherms. जो अपनी बॉडी की हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं वो एंडोथर्म्स है. Birds, some fishes, flying insects, etc. ठीक है. Ectotherm is the other type which produce metabolic heat at low level and that is also exchanged quickly with the environment. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लोअर लेवल पे मेटाबॉलिक हीट बना रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी हीट बाहर से एक्सचेंज हो रही है, किसकी वजह से? प्रोडक्टिव लेयर ना होने की वजह से. ऐसे ऑर्गेनिज्म टोटली बाहर की हीट पर डिपेंडेंट होंगे, उनको कहा जाएगा एक्टोथर्म. अच्छा, थर्ड कैटेगरी एक और है, ठीक है, वो क्या है? हेट्रोथर्म. वो मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं. मैंने तीसरी तरह के ऑर्गेनिज्म आपको कौन से बताए थे भला जी? जरा बताइए. हमने ऊपर 3 पढ़ी है ना चीजें, तो कौन कौन से हमने किस किस तरह की टाइप पढ़ी थी? एक हमने पढ़ी थी जिनका सोर्स बाहर की हीट हो, एक हमने पढ़ी जिनका सोर्स अंदर की हीट हो. तीसरी टाइप कौन सी पढ़ी थी हमने? अभी तो पढ़ी है. जी, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी मेटाबॉलिक हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उनको अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक हीट सफिशिएंट ना फील हो तो वो बाहर की हीट पर भी डिपेंड कर रहे हो. देखिए, अब जरा ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा. हेट्रोथर्म्स असल में कोई कैटेगरी नहीं होती. एक ये बिहेवियर है जिसको आप कहते हैं हेट्रोथर्मी. हेट्रोथर्मी ये होता है कि इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे organism tend to acquire the heat from outside as their metabolism is low. दिन के किसी खास हिस्से में, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एंडोथर्मी एक्टोथर्मी डिफाइंड टर्म्स है, डिफाइंड प्रॉपर एक पेट डेफिनेशन पत्थर पर लकीर है. और वो क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से हीट लेंगे, अब उनकी बॉडी का प्राइमरी हीट जो सोर्स होगा वो बाहर होगा, वो एक्टोथर्म्स है. वो ऑर्गेनिज्म जो अंदर से हीट लेंगे, प्राइमरी सोर्स इनसाइड है, वो एंडोथर्म्स है. तीसरे ऑर्गेनिज्म एक खास तरह का बिहेवियर शो करते हैं और हेट्रोथर्मी एक लचकदार टर्म है, फ्लेक्सिबल है. हम भी हेट्रोथर्म्स हैं, हम भी हेट्रोथर्म्स हैं. अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम धूप में जाकर खास तौर पे बैठते हैं ताकि बॉडी जो है वो बाहर से हीट को गेन करे. तो हेट्रोथर्म पत्थर पर लकीर डेफिनेशन नहीं है. हेट्रोथर्मी एक बिहेवियर है जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपनाते हैं. ये जो बिहेवियर है ये डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स भी अपनाते हैं, ये हम भी अपनाते हैं, ये तकरीबन हर जगह के ऑर्गेनिज्म, चमगादड़े हैं, लीमर्स मैंने आपको दिखाए, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. देखिए बच्चे, याद रखिए, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ. हमारी बॉडी में ना रिदम्स होते हैं. रिदम्स वो फिनोमिना होता है विच रिपीट्स आफ्टर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमारी बॉडी में रिदम्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे हैं, ठीक टाइम पर उठे हैं, लेकिन आपको फील होता है कि 4 घंटे बाद नींद आना शुरू हो गई. उसमें तो ये है कि बाद वक्त पढ़ाई के नाम पे भी नींद आ गई है और वेले बैठे हैं तो वैसे वेले बैठे हैं तो नींद आ गई है, या फिर ये है कि अम्मी ने कोई काम कह दिया है तो नींद आ गई, अम्मी ने कहा दही लाओ तो नींद आ गई है, और अम्मी ने कहा है कि जी मेहमान आने वाले, चाय बनानी है तो नींद आ गई है. तो वो एक अलग मसला है, उसका मसला रिदम के साथ नहीं है, वो सुस्ती का जो है वो एक शख्साना है. जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कि हमारी बॉडी में सर्टेन रिदम्स होते हैं. अगर आप सुबह 10 बजे उठे हैं, आपको तकरीबन 12, साढ़े 12 या 1 बजे दोबारा से नींद आने शुरू हो जाती है. ये हमारी बॉडी का एक रिदम है. हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुबह के टाइम कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू होता है, फिर एक टाइम आता है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. फिर जब वो टाइम गुजर जाता है, आप नहीं सोए, ठीक है, आप नहीं सोए, वो टाइम गुजर गया तो आप दोबारा से थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू होता है, आप दोबारा से थोड़े से चाको चौबंद हो जाते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटीज करते हैं तो दोबारा से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, फिर दोबारा ग्राफ पकड़ता है, फिर नीचे आता है.
ये जो दिन में ग्राफ चलते रहते हैं नींद के, सुस्ती के और एक्टिविटी के, इसको आप कहते हैं रिदम। और ये रिदम्स आपने 17th चैप्टर में भी पढ़ने हैं सर्केडियन रिदम्स के नाम से। अब आइए जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के रिदम है और हीट किसके नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है? जी जी बेटा। मेटाबॉलिज्म। जी, हीट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर मेटाबॉलिज्म दिन के एक वक्त में बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, इसका मतलब है हमारी बॉडी की हीट भी चेंज होगी ना। हमारी बॉडी की हीट एक टाइम पे ज्यादा है, कुछ देर बाद फिर से कम हो गई है। अब ये जो फिनोमिना है, ऐसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए बाहर की हीट आपकी हेल्प कर दे। तो इतनी सी देर के लिए अगर आप बाहर की हीट से हेल्प ले रहे हैं तो आप कौन सा बिहेवियर शो कर रहे हैं? यू आर शोइंग द बिहेवियर ऑफ हेट्रोथर्मी। हेट्रोथर्म हर वो ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने दिन के किसी ना किसी हिस्से में बाहर से हीट लेता है लेकिन अपनी हीट भी प्रोड्यूस करता है। रिपीट कर देता हूं, हर वो ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस द हीट बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म बट आल्सो गेन्स द हीट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द सर्टेन टाइम पीरियड ड्यूरिंग अ डे। एक दिन के दौरान सर्टेन टाइम पीरियड में बाहर से हीट लेने वाले ऑर्गेनिज्म को, चाहे उसका मेटाबॉलिज्म इनफ हो, वो स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है? हेट्रोथर्मी। और ये आपकी बुक में गलत लिखी हुई है, ये देखिएगा। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, अच्छा सॉरी ये है। अ थर्ड कैटेगरी, heterotherm, is one of those animals who are capable of varying degrees of endothermic heat production but generally do not regulate their body temperature within a narrow range। ये गलत है, वो है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन असल में ये है कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो हीट प्रोड्यूस भी करता हो लेकिन दिन के कुछ हिस्से में बाहर से भी हीट ले सके, ऐसा ऑर्गेनिज्म हेट्रोथर्म्स है। और इसमें ह्यूमन तक आ जाते हैं। अब बैट, एवोल्यूशनरी लीनिएज में आप बैट को कहीं दूर शुमार करते हैं, ह्यूमन से बहुत दूर है, लेकिन बैट रेगुलर हेट्रोथर्म है। पता है आपको, बैट का हेट्रोथर्मी के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि बैट को बहरहाल सुबह के टाइम पर हीट गेन करनी पड़ती है। हमिंग बर्ड इसमें आ जाता है। हमिंग बर्ड जो है सुबह के टाइम अगर धूप में ना बैठे तो उसकी बॉडी में इतनी हीट, आपको पता है हमिंग बर्ड जितना एक दिन में खाता है उतना उस रात तक सोने से पहले पहले सब कंज्यूम कर चुका होता है। ये लतीफा नहीं है, ये रियल बात है कि वो इतना उड़ता है, इतनी तेज उसकी एक्टिविटी होती है कि रात से पहले पहले, सोने से पहले वो सब कंज्यूम कर चुका होता है। अब उसको जरूरत है किस चीज की भाई? अब उसको जरूरत है एक्सटर्नल हीट की। तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो कि पक्के पक्के हेट्रोथर्म्स हैं। बैट्स आ जाती हैं, हमिंग बर्ड्स आ जाते हैं, फिर कुछ और छोटे छोटे मैमल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, कुछ बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड के अलावा कुछ बर्ड्स हैं जो इसमें आ जाते हैं। इवन इंसेक्ट्स भी इसमें आते हैं, मक्खियां वगैरह वो भी इसमें आते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें ह्यूमन नहीं आ सकते, ह्यूमन भी हेट्रोथर्मी करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी हीट भी प्रोड्यूस कर रहा हो लेकिन दिन के किसी स्पेसिफिक हिस्से में वो बॉडी के अंदर की हीट के बजाय बाहर की हीट से जो है वो हीट गेन करे, तो ये डुअल बिहेवियर हो गया ना। अब जरा देखें, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखिएगा, इसको मैं लिखना चाहूंगा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एंडोथर्म भी है और एक्टोथर्म भी है। ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? हेट्रोथर्म। अब देखिए हमारी बात का समझ यहीं पे हो जाता है, वो बाहर से भी हीट लेता है, वो अपनी हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताता हूं। ओहो, करिएगा, अल्लाह अकबर। सो अब आपको एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पर, वो क्या है कि एंडोथर्म जो है ना वो थर्मो रेगुलेटर्स हैं। मतलब ये अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे मेंटेन कर सकते हैं एंडोथर्म अपनी बॉडी की हीट को? जी बच्चे, अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए इनके पास क्या जरिया है? जल्दी से बताइए, अरे आप। रेगुलेटर वही होता है जो मेंटेनेंस कर सकता है।
तो बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए इनके पास क्या जरिया है? भाई अगर ज्यादा हीट अप हो गई है बॉडी तो क्या होगा? आजकल किस चीज की कसरत है? बाहर स्वेटिंग। यस, वेल डन। बॉडी ओवर हीट हो रही है तो स्वेटिंग होती है, और अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है तो दांत बचते हैं, बॉडी जो है शिवर करती है। वो स्ट्रेटजी है रेगुलेशन की। आपकी बॉडी के मसल जितना मूव करेंगे उतनी एटीपी बनेगी, और एटीपी टूटेगी तो क्या जनरेट होगी? हीट। तो भाई वो ऑर्गेनिज्म जो रेगुलेट कर सके हीट को, वो थर्मो रेगुलेटर मतलब एंडोथर्म्स। वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी की हीट को रेगुलेट ना कर सके वो थर्मो कन्फॉर्मर्स। और उसमें कन्फॉर्मर जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो कि बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएंगे, थर्मो कन्फॉर्मर्स। और वो ऑर्गेनिज्म जो एंडो प्लस एक्टो हो, जो दिन के किसी टाइम पे एक काम कर रहे हो, दूसरे टाइम पे दूसरा काम कर रहे हो, वो हेटेरोथर्म। ठीक है, ये एनिमल्स की जो है वो कैटेगराइजेशन है जो कि आपको जानना जरूरी है। ये अक्सर जो है वो डेफिनेशंस आ जाती हैं। अच्छा, अब एक दो डेफिनेशंस आप लोगों को जो मैं आपकी बुक से और बता देता हूँ। आप लोगों को याद है, कुछ आप लोग बड़ी पुरानी टर्म्स पढ़ा करते थे, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, बड़ी मशहूर टर्म्स थी वो। ठीक है, और उन्हीं कोल्ड ब्लडेड को आप ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं पोइकिलियोथर्म, और उन्हीं वार्म ब्लडेड को आप कहते हैं ग्रीक टर्म में होम्योथर्म्स। पोइकिलियोथर्म्स वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब हमारे ख्याल में क्या होता है कि जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, मतलब आप इसको पोइकिलियोथर्म्स को वो कह लें कि जैसे ये ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं, कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक चेंज होता रहता है। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बदला, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाता है। इनको आप कहते हैं पोइकिलियोथर्म। होम्योथर्म्स वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कंपैरेटिवली सेम रहता है, मतलब ये अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो ये जो पोइकिलियोथर्म और होम्योथर्म की ये दोनों टर्म्स है ना, अब ये यूज नहीं होती ना। अब हम कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड की टर्म यूज करते हैं ना, अब हम पोइकिलियोथर्म और होम्योथर्म की डेफिनेशन यूज करते हैं। बच्चे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि पोइकिलियोथर्म और होम्योथर्म का क्राइटेरिया क्या है? जल्दी से बताएं, क्राइटेरिया क्या है? किन ऑर्गेनिज्म को आप पोइकिलियोथर्म कहते हैं और किन को होम्योथर्म कहते हैं? जल्दी से, हरी अप। क्या क्राइटेरिया बताया मैंने? एक जुमले पहले की बात है, क्या हो गया? हमारा टाइम ओवर हो गया क्या है? 6:20 तक का टाइम हमारा। जी सर। शाबाश। चलें बहरहाल, अब इसको देख कर आइएगा, ठीक है, ताकि हम कल इसको खत्म करें।